तुम्हें पता है दुनिया में सबसे गहरा क्या होता है? सबसे गहरा माँ का प्यार। ए फिलोसोफर, मैं लिटरली पूछ रही हूँ। सबसे गहरा समंदर। और समंदर की सबसे बेशकीमती चीज कौन सी होती है? मुझे क्या पता, मैं पायरेट तो हूँ नहीं। अरे सोच तो सकते हो। ठीक है, सबसे बेशकीमती कॉरल्स, एक्सोटिक फिशेस। ओ गॉड, तुमसे सोचने को कहना ही नहीं चाहिए, मैं ही बता देती हूँ। पर्ल, मोती। मोती जो लड़कियां ज्वेलरी में पहनती हैं। यस, वही मोती। माइथोलॉजी के हिसाब से पहला मोती भगवान कृष्ण को मिला था, जो उन्होंने अपनी बेटी को उसकी शादी पर दिया। यही नहीं, रामायण में भी 27 मोतियों से बने हार का वर्णन मौजूद है। तो डायमंड ज्यादा कीमती होते हैं या पर्ल? लुक, डायमंड या कोई भी और जेम खनिज पदार्थों के खनन और उसके बाद उस पर पॉलिशिंग से बनता है, जबकि एक मोती प्राकृतिक रूप से ही सुंदर होता है और उसे तराशने की भी जरूरत नहीं पड़ती। That's true, but apart from mythology, pearls की हिस्ट्री है क्या? एंशिएंट हिस्ट्री में मोतियों का जिक्र अनगिनत बार हुआ है। 3000 साल पहले के ऋग्वेद में भी मोतियों का उल्लेख है और अथर्ववेद में तो मोतियों से बना ताबीज भी मेंशन किया गया है। लेकिन ये सब तो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बात हुई। हाँ, क्योंकि सबसे पहले भारतीय इतिहास में ही मोतियों के बारे में बताया गया है। चाणक्य नीति नाम की बुक जो 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी, उसमें भी मोतियों का वर्णन किया गया है। तो बाकी दुनिया को मोतियों के बारे में कब पता चला? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 1st सेंचुरी AD में लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी पर्ल्स को दुनिया का अनमोल खजाना बताया गया है। वाओ, इन शॉर्ट मोतियों की चमक को हम इंडियंस ने ही फैलाया। यू कैन से दैट। भारतीय इतिहास के पन्ने पलटो तो उसमें जगह जगह मोती टके हुए दिखाई देते हैं। ग्रीक जियोग्राफर स्ट्राबो के हिसाब से 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक रोमन एम्पायर के साथ इंडिया ने मोतियों का व्यापार किया। That's so cool! मतलब रोम की लड़कियां हमारे इंडियन पर्ल्स पहनती थीं। बात तुम खूब घुमा लेते हो अपने टॉपिक की तरफ। ना, let's get back to Roman girls. I mean pearls. Whatever. ये रोमन एम्पायर के साथ बिजनेस सबसे पहले दक्षिण भारत के परवा समुदाय के लोगों ने शुरू किया। तो ये बिजनेस तो काफी प्रॉफिटेबल रहा होगा और बहुत समृद्ध भी रहा होगा। प्रॉफिटेबल तो रहा, मगर ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि साउथ की पर्ल फिशरी कोस्ट, जो कि आज के तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ था, कलब्रास डायनेस्टी के हाथों में आया। कलब्रास मूलतया ट्राइबल फोक थे जिनको बिजनेस के विस्तार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन 6th सेंचुरी AD में पांड्य राजाओं का कब्जा हो गया और मोतियों के व्यापार में वापस चमक आ गई। फिर तो रोमन लड़कियां वापस हमारे पर्ल्स पहनने लगी होंगी। रोमन क्या, अब तो सारी दुनिया की नजर इंडियन पर्ल्स की तरफ थी। 985 AD में चोला राजाओं ने सिर्फ पर्व समुदाय के लोगों से मोतियों का व्यापार नहीं कराया, बल्कि पर्शियन गल्फ में पर्ल फिशरी करने वाले अरबों को भी यहाँ बुला लिया। क्या बात कर रही हो? अरबी लोग भी ये करते थे? या हबीबी, हम अभी समंदर से मोती निकाल के लाती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अरब जो भारत आ गए थे, उनकी अगली पीढ़ियों को कैलार कहा गया। आज तक सिर्फ परवाज ही इस व्यापार में थे, पर कैलार उनके राइवल बन के उभरने लगे। हाँ तो ठीक था ना, कंपटीशन तो बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो होता है, मगर ये कैलार्स थोड़े ज्यादा स्मार्ट निकले। 1516 में इन्होंने ट्रावनकोर के राजा और मदुरई के राजा से पूरे पर्ल्स वाला कोस्टल एरिया रेंट पे ले लिया। मतलब बेचारे परवास तो जॉबलेस हो गए होंगे और बिजनेस पे कैलार्स की मोनोपोली हो गई होगी। हाँ, यही नहीं, क्योंकि दोनों समुदाय धर्म में भी अलग अलग थे, इसलिए बिजनेस कंपटीशन दुश्मनी में बदल गया। ये वो वक्त था जब भारत में पुर्तगालियों का आना हुआ। मतलब अब पोर्चुगीज की नजर हमारे मोतियों पर थी? नहीं, उनकी नजर तो पूरे के पूरे व्यापार पर थी। सन 1525 में पोर्चुगीज ने मोतियों के इस व्यापार पर कब्जा कर लिया। मतलब 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा। पुर्तगालियों के आने से कैलार्स और परवास का नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान, और उन दोनों के बीच की लड़ाई भी बढ़ती गई। जब परवाज ने पुर्तगालियों से सुरक्षा मांगी, तो पुर्तगालियों ने सुरक्षा के एवज में उनसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा और करीब 20,000 परवाज सन 1533 में हिंदुइज्म त्याग के ईसाई बन गए। मतलब बात व्यापार से शुरू हुई थी, वहाँ से लड़ाई बढ़ी और फिर धर्म परिवर्तन तक पहुँच गई। हाँ, और ये सब कुछ हो रहा था पर्ल्स की वजह से। यार आज का जमाना ही ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करो, धर्म तो परिवर्तित नहीं करना पड़ेगा। सन 1644 ने एक और नया अध्याय देखा, जब डच भारत आए। हालांकि वो सन 1602 में ही श्रीलंका आ गए थे, पर डच ने भारत आने में कोई जल्दी नहीं की और पहले मदुराई के नायकों पर और फिर कैलार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और व्यापार करने की इजाजत ली। और पुर्तगाली, उनका क्या हुआ? पुर्तगाली अपना व्यापार कर रहे थे, पर 1658 में ट्यूटिकोरिन में लड़ी गई लड़ाई में डच ने पुर्तगालियों से उनका सारा व्यापार ले लिया
और अब भारत की पर्ल फिशरीज पर डच का अधिकार हो गया। मतलब लैंड हमारा, सी हमारा, तो मोती भी हमारे ही हुए। इन डच का क्या लेना देना? मतलब चाहे हो ना हो, मगर कब्जा था। डच ने अपनी पहली फिशरी सन 1663 में और दूसरी सन 1669 में लगाई। इन फिशरीज से पर्ल बिजनेस को और बढ़ावा मिला, लेकिन उन्होंने पुर्तगालियों द्वारा स्थापित व्यापार का तरीका कायम रखा और मदुरई के नायक को बिना किसी टैक्स के व्यापार करने दिया। मतलब डच तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट थे। 1691 में डच ने अपनी तीसरी फिशरी शुरू की। अब बिजनेस बढ़ रहा था तो रिसोर्सेज भी बढ़ने थे, लेकिन 1746 में इस व्यापार ने नया मोड़ देखा। अब किसका कब्जा हुआ? पोर्चुगीज और डच का तो पहले ही हो चुका था। अब कौन सी कंट्री वाले आ पहुँचे? नहीं, इस बार कब्जा किसी का नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हुआ। डच ने कारोबार की प्रणाली निजी व्यापारियों को दे दी। अरे जब ऐसा ही करना था तो कब्जा ही क्यों किया था? क्योंकि डच को अब ऐसा करने में ज्यादा फायदा दिख रहा था। इस नई प्रणाली का विरोध किया नवाब ऑफ द कर्नाटक ने, क्योंकि अब नवाबों को मुफ्त फिशरी से होने वाले फायदे बंद हो गए थे। मतलब कुछ नवाबों के चक्कर में जनता का नुकसान हो रहा था। लेकिन निजी कंपनियों का बहुत दिनों तक फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत आना शुरू कर दिया था। और डच का क्या हुआ? डच अंग्रेजों के आगे कमजोर पड़ने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1784 में अपनी पहली पर्ल फिशरी तोलाइरम पर एक नई फिशरी के साथ शुरुआत की और हल्के हल्के सारा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया। और 18वीं शताब्दी के अंत तक डच को इस व्यापार से बिल्कुल हाथ धोना पड़ा। ये पर्ल ट्रेड के लिए अच्छी खबर थी या बुरी? बहुत अच्छी। अंग्रेजों ने पर्ल ट्रेड को खूब बढ़ावा दिया और उस समय सिलोन, जो कि पर्ल कल्टीवेशन में इंडिया से बहुत आगे था, उसके लगभग बराबर ला खड़ा किया। अच्छा, उसके बाद मोतियों का व्यापार अंग्रेजों के पास ही रहा? अंग्रेजों ने तो आसपास के न जाने कितने और तटों पर पर्ल फिशरी शुरू कर दी और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया, और स्वतंत्रता मिलने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हमारे साथ ऑयस्टर्स को भी आजादी मिल गई अंग्रेजों से। आज भारत में लगभग 2 लाख लोग पर्ल कल्टीवेशन से जुड़े हैं और गल्फ ऑफ मन्नार, तिरुवनंतपुरम, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के साथ साथ सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद और जयपुर जैसे इनलैंड जगहों पे भी आर्टिफिशियल पर्ल कल्टीवेशन की कोशिश जारी है। वाह, कहना गलत नहीं होगा कि वेदों से लेकर इंडिपेंडेंस तक भारत के निर्माण में मोतियों की चमक हर युग में रही है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.